ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जनरल साइंस के जो क्लास को देख रहे थे, उसमें हमारा जो जनरल साइंस का क्लास था वो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे सेकंड है, ठीक है, जनरल साइंस। और आपको पता है कि जो आरआरबी का जो आपका वैकेंसी है, जैसे आरआरबी जीडीसीई है, ठीक है, आरआरबी जीडीसीई है, उसके बाद से आपका एएलपी टेक्नीशियन का है, ठीक है। इसका जो भी आपके वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपका साइंस का उसमें पार्ट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो है आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और ऑलरेडी इसका जो आपका साइंस का जो एलपी का था, ठीक है, ग्रुप डी का था, उसका सारा जो हम वहाँ पे करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं तो जाके चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको ये बतानी थी कि जैसा कि देखिए हम कई दिन से यहाँ पे आपको क्लास जो है डेली बाई डेली यहाँ पे लेते हैं, एक आध दिन आपको कहीं ना कहीं गैप होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि आपके बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि यूपी पुलिस का अभी जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। यूपी पुलिस है, आरआरबी से रिलेटेड जो भी आपके वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन का, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन का है, ठीक है, ग्रुप डी का है, जितने भी सारे वैकेंसी आएंगे, इसके लिए हमारे पास जो है ऑलरेडी बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर हमसे जुड़े हैं। लेकिन जो है अभी जो है चैनल का उतना ज़्यादा जो है आपका ग्रोथ ना होने की वजह से हम उनको ज़्यादा अभी यहाँ पे जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसको जल्दी से ग्रो कराने में आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपको हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, जीएस में आपका स्टैटिक जीके हो, ठीक है, करंट अफेयर का हो, सारा क्लासेज यहाँ पे हम जो है कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम उसको जो है शेड्यूल करेंगे और आपको जो है जाए यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छे टीचर है जो भी सारा उनके पास नॉलेज है, ठीक है, वो आपको सारे शेयर करेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस पर रिलेटेड आपका जो है क्लास होगी। बाकी इधर उधर से कोई क्वेश्चन होगी, जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, ठीक है, आरआरबी हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, यूपी SSC हो, या और भी सारे एग्जाम जो स्टेट लेवल के होते हैं उसमें, तो सारा चीज़ जो है यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और जो इस चैनल को अच्छे से अच्छे जो है ग्रोथ कराएंगे, ताकि हम जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका पेपर हो उसको अच्छे से जो है यहाँ एक्सप्लेन करके जो है बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास जो है जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट सेकेंड, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि जब किसी चालक पर इतना वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 96 मिली एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध बताना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको आर बताना है कि आर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओम के नियम जो है यहीं पे फॉलो होगा आपका, V = I × R से, ठीक है, V = I × R से आपका आर निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जब आर ये आपका निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे V कितना है आपका, V कितना है, ये है आपका 24 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये इतना जो है धारा उत्पन्न की जाती है, यानी कि I कितना है आपका 96 मिली एम्पियर है, ठीक है। इसको जब आप एम्पियर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 96 × 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, ये आपका I हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद से ये हो जाएगा 96 × 10⁻6 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आपका I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्या करेंगे कि अब ये हो गया आपका, यहाँ से R इस आसानी से निकालेंगे, ठीक है। R जो है R कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका V है, V कितना है 24 बाई ये हो जाएगा 96 × 10⁻⁻, यहाँ देखिए माइनस का 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का 3 होगा, ठीक है, इतना एम्पियर हो जाएगा। जब इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1/4 × 10⁻⁻3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा कितना, R = ये हो जाएगा 10, ये आपका ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। R कितना आ जाएगा 250 ओम यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 250 ओम यहाँ पे आपका R निकल के चला आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। ओम का नियम जो होता है V = I × R, इसको फॉलो करेंगे। V आपका 24 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, I आपका इतना जो है मिली एम्पियर है, I आपका जो है यहाँ पे 96 × 10⁻³ एम्पियर, और ये आपका V = I × R से यहाँ पे, और R ये है, यहाँ सॉल्व करेंगे 25 एम्पियर यहाँ पे 25 ओम निकल के आपका R यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। इस तरह से कितना हो जाएगा 250 ओम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके आरआरबी जो जीडीसी का जो अभी वैकेंसी है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे आपके जो है इसमें आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से स्तरित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम पिछले जो है सेट में भी कर चुके हैं। ठीक है, एएलपी के सेट में किए थे, वहाँ पे आपको मिला था कि मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला में स्तरित नहीं होता, किसमें होता है, वृक्क नलिकाएं में ये आपका जो है स्तरित ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब त्वचा में, मुख में ये होता है, ये आपका ग्रसिका में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है Fe2SO4। ठीक है, और ये बनेगा आपका Fe2O3। ठीक है, उसके बाद से आपका SO2 + SO3। ठीक है, तो कौन सा गैस बनता है, SO2 और SO3 गैस बनती है, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका बनता है। ठीक है, तो Fe2SO4 फेरस सल्फेट होता है, यहाँ पे Fe2O3 बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस तरह इसको जो आपका होता है जब आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर होगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध विभवांतर क्या होता है, वहाँ पे प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के आपके समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। और यहाँ पर श्रेणी क्रम होता है। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो क्रम होते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है आपका, यहाँ पर श्रेणी क्रम में देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे R इक्विवेलेंट इसको निकालना है तो क्या करें, अगर मान लीजिए इसमें R1 ओम है। ठीक है, R1 इसका जो है 2 ओम है। ठीक है, R2 जो है आपका 6 ओम है, R3 कितना है, ये है 6 ओम है। तो इसका जब सम निकालेंगे तो 2 + 6 + 6 12 2 14 ओम, ये आपका R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए समांतर क्रम है। ठीक है, समांतर जो है आपका क्रम है वो क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसी तरह से मान लीजिए R1 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 ओम, 1/2। ठीक है, 1/2 इस तरह से निकालेंगे। इसका एलसीएम आप 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 3/2। तो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 ओम, ये आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर और श्रेणी इसके बारे में बहुत सारा हम जो रेजिस्टेंस का चैप्टर देखे थे साइंस में, उसको वहाँ पे हम अच्छे से देखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम भी यहाँ पे हम जो है कॉन्सेप्ट इसका देख लेंगे। तो बेसिकली आपका था कि यह आपका जो प्रतिरोध होता है विभवांतर के क्या होगा, तो क्या होता है प्रतिरोध के समानुपाती यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेम आपको जो है रेलवे का एग्जाम है। ठीक है, जितने भी आपके रेलवे एग्जाम है वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी में भी है, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का लेवल जो है सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि हाइड्रोकार्बनों में एल्काइन समूह को का जो है पहला सदस्य है। ठीक है, एल्काइन एक होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है आपका एल्केन, एक होता है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन कई बार हम लोग देख चुके हैं, एक होता है एल्कीन। ठीक है, एक होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, एल्केन जो होता है ये होता है CnH2n + 2, ये होता है आपका, ये होता है CnH2n, ये होता है आपका CnH2n - 2। तो ये एल्काइन समूह। ठीक है, तो एथाइन है, मेथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एथाइन अगर देखेंगे तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, C बराबर आप जो N बराबर होता है वो कितना लिया जाता है, 2 लिया जाता है। ठीक है, जो N होता है ये आपका एथाइन के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे एथाइन के लिए N बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो जब एथाइन है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका एल्काइन ग्रुप का है तो CnH2n। ठीक है, और -2, तो C2 करेंगे और H2 × 2 करेंगे और माइनस का 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा C2H4 - 2 हो जाएगा, तो C2H2 ये आपका क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एथाइन। तो इसको अगर आप बनाएं तो C2 C डबल बाड C, और यहाँ पे क्या बने, देखिए ये C ट्रिपल बाड होगा और H बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है आपका जो है स्ट्रक्चर बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, पहला जो ग्रुप होगा ये क्या हो जाएगा आपका एथाइन हो जाएगा, पहला सदस्य, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पहला सदस्य जो होगा आपका एथाइन हो जाएगा। और ये एल्काइन समूह का होता है, आपको बताए हैं, एक आपका एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है। एल्केन का फार्मूला CnH2n + 2 होता है, और ये कितना होता है, CnH2n होता है, और ये CnH2n - 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एल्काइन समूह का लेंगे तो पहला सदस्य क्या होगा, एथाइन। एथाइन के लिए क्या करेंगे, आपको इस फार्मूला जो है
इसमें रखेंगे CnH2n-2 में, तो 2 हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा C2H2 आपका निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि आपका निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद कौन सा, इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है ऑक्सीजन। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपके आवश्यक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहला जो आपका होगा यहाँ पे ये होता है, देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है CO2 होता है, मीन्स यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। दूसरा जो होता है आपका H2O होता है। ठीक है, वाटर होता है, जल इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका प्रकाश होता है। ठीक है, लो लाइट होता है प्रकाश। चौथा क्या होता है, क्या आपका ये होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, ये आपका आवश्यक जो है यहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, प्रकाश है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो ये आपके 4 चीज़ जो है आपके आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में था कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण उत्पादन अपशिष्ट होता है, तो आपका क्या अपशिष्ट होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे अपशिष्ट होता है। ठीक है, O2 से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है इसका, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इसको कई बार हम देख चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे आपको सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बताए थे पिछले में। ठीक है, कि जो आपके हैलोजन फैमिली के जो भी तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इस तरह से बताए थे। इसका आपका 4 पॉइंट के समथिंग था, इसका कितना था 3.5। ठीक है, इसके बाद से इसका 3 पॉइंट ये हो जाएगा, इसका 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है इसके बाद से क्लोरीन होता है, सबसे ज़्यादा इसका होगा 3.5 के समथिंग। तो इसका क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या विद्युत ऋणात्मकता तत्व तो ये होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो होता है इसका होगा, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है 35। ठीक है, एटॉमिक वेट होता है 35, और ये क्या होता है P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, P ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट होता है फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, हैलोजन फैमिली का ये आपका एलिमेंट होता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है इसमें से इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि बड़े बांधों की समस्या आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला है वनों की कटाई और जैविक विविधता की हानि। ठीक है, तो ये तो भाई समस्या है, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है। दूसरा है कि लोगों की विस्थापन, ये भी समस्या है। तीसरा है सिंचाई के लिए जल का संग्रह। ठीक है, ये आप देखेंगे सिंचाई के लिए जल का संग्रह जो होता है ये समस्या नहीं होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह देकर ही आप इसको बता सकते हैं आसानी से, बहुत से सिंपल क्वेश्चन था। शामिल लागतों की तुलना में कम लाभ, ये भी गड़बड़ चीज़ है भाई। अगर आप कहीं ज़्यादा लगा रहे हैं कम लाभ पा रहे हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंचाई के लिए जल का संग्रहण। ठीक है, अगला है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। ठीक है, एक रासायनिक जो समीकरण तीर का जो है आपका सिरा किस तरह से आपका इंगित करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आप समीकरण a + b को मिला के आप c + d बनाते हैं। ठीक है, c + d, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अभिकारक होता है। ठीक है, ये होता है आपका अभिकारक। ये क्या होता है आपका उत्पाद होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है उत्पाद, मतलब इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्जेंट होता है। ठीक है, ये रिएक्जेंट होता है, ये अभिकारक, ये उत्पाद होता है। तो तीर का निशान किधर होता है, उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये इसके तरफ है ना, इसका ये आपका उत्पाद होता है, तो इधर होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप बस रिएक्शन के बारे में पता कि रिएक्शन किस तरह से होता है तो आप आसानी से इसको बता सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि आपका उत्पाद की तरफ का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन गति की दिशा जा सकती है किधर, मतलब यहाँ पे होगा आपका किधर जा सकती है, सहायता से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो जो आपका मोटर का जो आर्मेचर होता है वो घूर्णन गति की दिशा किधर जा सकती है आपको को बताना है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अब देखिए जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वो इस तरह से होता है, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये है। अब देखिए ये जो होता है ये बल आघूर्ण की दिशा होती है, जो अंगूठा होता है। ठीक है, ये आपकी विद्युत धारा की दिशा होती है, और ये क्या होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद किया जाता है। ठीक है, कि तर्जनी ये तीनों क्या होते हैं, एक दो है, तीनों अपने में एक दूसरे की लंबवत होती हैं। ठीक है, ये तीनों जो उंगली होती है एक दूसरे की लंबवत होती है। तो ये बल आघूर्ण विद्युत धारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो था मोटर के आर्मेचर घूर्णन की दिशा यहाँ पर देखिए कुछ छूट गया है, ठीक है, लेकिन ये आपको जो है ये आपको यहाँ पूछ रहा है कि आपको फ्लेमिंग के किस नियम के हाथ होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यहाँ पे इसका जो है आपका होता है, ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है, जो है आपका PDF के दौरान ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो हम देखेंगे कि क्या इसमें गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम होता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आपको पता है कि इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जो होता है आपका घूर्णन की दिशा होती है, ठीक है, घूर्णन होती है, ये आपका धारा होती है, ठीक है, विद्युत धारा, और ये आपका क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। बाकी सब हम पिछले जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच के संबंधों को परीक्षण किया था, ठीक है। तो जो मेंडलीव थे किनके किए थे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों इन दोनों के। जो मेंडलीव थे क्या किए थे कि आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके किसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के बीच संबंध में परीक्षण किया था। यहाँ पे आपका यहाँ पे खाली स्थान होगा, यहाँ पे ये होगा आपको भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के यहाँ पे बीच में संबंधों का परीक्षण किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो में या ये क्लास में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत है तो हम इसको जो है दोबारा भी इसको जो है इस क्वेश्चन को ज़्यादा दोबारा भी चाहें तो इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो, ठीक है, रीजनिंग हो, रीजनिंग तो हम वहाँ पे देख ही रहे हैं, ऐसे आपका GS का पार्ट, ठीक है, GS का पार्ट हो, ऐसे जितने भी सारे सब्जेक्ट है, स्टैटिक GK हो, तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम और भी सारे टीचर्स को जोड़ें, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ है हम लोग का चैनल, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टीचर को यहाँ पर जोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखिए रहे हैं, ठीक है। तो अगर और भी सारा बेहतर यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा तो हम उसको जो चाहेंगे कि बेहतर तरीके से और भी सारे टीचर को जोड़ के कंटेंट बेहतर बनाएं, ठीक है, एकदम पूरा जो है बढ़िया से बढ़िया, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। दूसरा है एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तीसरा है कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। ये क्या है कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उससे उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कि जीव की जब पोषी स्तर जितना निम्न होता है उससे उतनी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि यह एक, ठीक है, निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें परभक्षी कीलिया कहा जाता है वह प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए, ठीक है। तो इस जीव का नाम क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जीव का नाम, ये क्या होता है आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा संघ का जंतु है, ठीक है, प्रोटिस्टा संघ का जंतु है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोटिस्टा संघ का जंतु है ये आपका पैरामीशियम, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जिन्हें परभक्षी यहाँ पे कहा जाता है और प्रयोग किया जाता है। तो इस जीव का नाम बताइए क्या होता है, पैरामीशियम, और ये क्या होता है, प्रोटिस्टा संघ की ये आपका जंतु होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, ठीक है। तो निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सर्वाधिक क्वथनांक किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। 2850 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये आपका 2850 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक और नाम से क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम नाम से जानते हैं, CaO होता है और 28 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है आपका क्वथनांक होता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो प्रकाश के यहाँ पे प्रकीर्णन की परिघटना नहीं समझा सकता। पहला है कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ठीक है,
और यहाँ पे दूसरा है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तारों का टिमटिमाना और आसमान का नीला रंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा तारों का टिमटिमाना, ये हो जाएगा यहाँ पे कि इसको क्या करते हैं आपको कि प्रकाश की जो परिघटना होता है उसका उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता आपका तारों का टिमटिमाना को। ठीक है, और जो टिमटिमाना शब्द है ये क्या होता है, देखिए वायुमंडल में जब तारे होते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये आपके स्टार हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो स्टार का जो प्रकाश होता है, इनका जो प्रकाश होता है वो क्या करते हैं वायुमंडल में आपके जो है वायुमंडल में निकलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में जब निकलते हैं तो विभिन्न परतों से होकर ये गुजरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब विभिन्न परतों से होकर गुजरते हैं तो वहाँ पे इनका प्रकाश क्या होता है घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो प्रकाश जब इनका घटता बढ़ता है उसी चीज़ को, उसी जो आपकी घटना होती है उसको क्या कहते हैं कि इनका जो है टिमटिमाना कहते हैं। तो इसी को कहते हैं कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है, उनका प्रकाश बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो टिमटिमाना यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं समझा सकता कि तारों का टिमटिमाना, इसे नहीं समझा सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। ठीक है, डिटर्जेंट का स्थान पर क्या करती है, एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है, उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन क्या होता है? ठीक है, तो विलयन क्या होता है, ये होता है आपका CaOCl2। ये विलयन होता है CaOCl2। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो इसमें क्लोरीन है आपका, जो क्लोरीन आयन होता है ये क्या करता है कपड़े का जो रंग होता है उसको ब्लीच कर देता है। ठीक है, इसको कपड़े के रंग को क्या करता है ब्लीच कर देता है। और CaOCl2 को क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है, कई बार इसको देख चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 को, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कि यहाँ पे कपड़ों का रंग जो है फीका पड़ जाता है, जो इसमें क्लोरीन आयन होता है वो क्या करता है कपड़े के रंग को ब्लीच कर देता है। ठीक है, मतलब वहाँ से उड़ा देता है, इसलिए वहाँ पे फीका पड़ जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की वजह यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन में आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है C6H12। ठीक है, और O6। ठीक है, ये आपका एक्वस है, जलीय होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जलीय। ठीक है, एक्वस होता है, इसको एक्वस कहते हैं। फिर इसके बाद से 6O2 ऑक्सीजन दिया गया है, फिर भी यहाँ पे क्या एक्वस दिया गया आपका, और ये कितना दिया गया 6CO2 दिया गया है एक्वस में। ठीक है, और प्लस 6H2O दिया गया, प्लस यहाँ पे ये आपका लिक्विड होता है। ठीक है, ये आपका लिक्विड होता है, यहाँ पे ऊर्जा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका फार्मूला होता है, ये C6H12 कितना होता है, ये किसका होता है, ये आपका होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ये ग्लूकोज का होता है। ये आपका क्या ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या होता है आपका H2O वाटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका वाटर, ये आपका एनर्जी होता है ऊर्जा। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो जब भी आपका ग्लूकोज है, ये आपका जो क्या करता है, ये इसका जो है यहाँ पे ग्लूकोज जब टूट के आपका ऊर्जा बनता है तो ये क्या होता है, ये श्वसन में आपका आता है। ठीक है, श्वसन क्रिया यहाँ पे होगी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं आपका दहन, जो श्वसन होता है ये क्या होता है आपका, ये दहन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी दहन अभिक्रिया ये होती है। ठीक है, दहन अभिक्रिया होती है। और ये क्या, इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूट कर क्या बनता है आपका ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न होता है। ग्लूकोज हमेशा टूट कर क्या बनता है आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, टूट कर क्या होता है ग्लूकोज हमेशा ऊर्जा उत्पन्न यहाँ पे होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब मेंडल ने मटर के पौधों के 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिला था। तो क्या मिला था इसमें 9:3:3:1 ये आपका मिला था। ठीक है, फेनोटाइप अनुपात इसको बोलते हैं, इसको फेनोटाइप यहाँ पे आपका जो है अनुपात रेशियो इसको बोलते हैं। ठीक है, 9:3:3:1 ये आपका होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम डिटेल में जो है बायोलॉजी का जब क्लास लेंगे वहाँ पे आपको इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ इसमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका F2 पीढ़ी पौधे के लिए क्या था तो फेनोटाइप में। ठीक है, तो आप सपोर्ट करिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और भी सारे जो सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, जीएस के जितने पार्ट है सारे जो है सब्जेक्ट के टीचर को हम यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका यह है कि किसने, देखिए यहाँ कुछ, यहाँ पे ये जो होगी यहाँ पे होगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये इधर हो गया इधर उधर। तो किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है।
ठीक है, हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे होगा हुई होगी। ये किसने सुझाव दिया कि जो जीवन की उत्पत्ति है, ठीक है, वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। तो किसने दिया था ये आपको किसने दिया? जेबीएस हल्दानी थे, इन्होंने दिया था, जेबीएस हल्दानी ने, कि यहाँ पे जो जीवन की उत्पत्ति होगी वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होता है कितना होता है, एटीपी को टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी कितनी आवश्यकता होती है, ये होती है आपका 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये कितना होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल, ये इसके बराबर होती है जब आप एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, ठीक है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग होता है। ये कितना होता है आपका 2 मिनट के बाद होता है। जो वास्तविक जो आपका सूर्यास्त होगा आभासी सूर्यास्त का क्या होता है 2 मिनट के बाद होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 मिनट बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।